बाधित एंड विरुद्ध समझ नहीं आया, ठीक है समझा देते हैं। और कोई डाउट किसी को? एनी अदर डाउट? Anyone having any other doubt, please? So you have confusion between these two. और किसी को भी कंफ्यूजन है इसमें? और किसी को भी कंफ्यूजन है? किस किस को समझ में आया बाधित एंड विरुद्ध? बाधित एंड विरुद्ध किस किस को समझ में आया? बोलो, चैट बॉक्स में यस लिखो। बाधित एंड विरुद्ध। पंकज बाधित समझ आया, ठीक है। और विरुद्ध? बाधित पंकज को समझ में आया, विरुद्ध ममता वाली को दोनों समझ आया। एक मिनट रुको फिर। ममता मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोलो क्या समझ आया आपको? हाँ ममता, आपको हेलो। अनम्यूट किया मैंने, बताइए अब जी सर। क्या समझ आया? सर सर जब एक इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रडिक्ट करता है दूसरे इन्फ्लुएंस के साथ तो उसको बोलते हैं बाधिता। तो विरुद्धा में क्या होता है कि अगर मैंने आपसे पूछा भी था विरुद्धा में कि सर वो एग्जांपल समझ नहीं आ रही है, साउंड इज नहीं इटर्नल बिकॉज इट इज नहीं, एक प्रोड्यूस्ड। एक मिनट एक मिनट, बाधित आप गलत बता रहे हो। वो सत्य प्रतिपक्ष है जिसमें एक इनफेरेंस को दूसरा इनफेरेंस कॉन्ट्रडिक्ट करता है। बाधित का एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, आपको याद हो तो? सर फायर इज कोल्ड हाँ, तो बिकॉज इट इज सब्सटेंस। यस, तो यहाँ पे आपका इन्फेरेंस थोड़ी ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उसको। मैंने क्या बोला था बाधित जी में? सर। हाँ, तो बाधित आपको समझ नहीं आया, इसका मतलब विरुद्ध आया आपको? यस सर आया था। विरुद्ध क्या है? सर जब हेतु जब डिसअप्रूव्स करता है साध्या को तो हाँ, तब जो फालसी होती है राइज उसको। अच्छा, तो बाधित हे विरुद्ध का एग्जाम्पल? The sound is eternal because it is not produced. बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। Produced, हाँ सर आपने क्या ये भी समझा कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि इटरनल में और प्रोड्यूस्ड में। क्या कर रहे हो आप? तो नॉट प्रोड्यूस थोड़ी ना है उसमें। क्या एग्जांपल दिया है इट मैंने? इज प्रोड्यूस्ड। हाँ ठीक है, चलो मैं आपको, सर साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ओके ओके, ठीक है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, ठीक है आकांक्षा, देखिए बाकी फर्स्ट थ्री तो क्लियर है सबको? फर्स्ट थ्री आज क्लियर? फर्स्ट थ्री में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? फर्स्ट थ्री आज क्लियर और नॉट? पहला दूसरा और तीसरा क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताइए। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो
ये देख लेते हैं हम, बाधित और आपका विरुद्ध। ठीक है, पहले बाधित देखिए फर्स्ट इज योर बाधित। देखिए बाधित से पहले हमने जो देखा था थर्ड वाला सत प्रतिपक्ष, उसको अभी छोड़ देते हैं। बाधित में क्या होता है, जैसे मान लो आपका, मैं एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूं। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। अब देखिए, मान लीजिए जैसे किसी ने कोई थियरी दी सब्सटेंस को लेके, उसने सब्सटेंस की थियरी दी और बोला कि जो भी सब्सटेंस होते हैं ना वो सारे कोल्ड होते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंस होंगे वो सारे कोल्ड होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपका नहीं है, हमारे साइंस क्या बोलती है, जैसे कि आपका जनरली हम ये क्या क्या मानते हैं कि जो आपके व्हाइट क्लोथ होते हैं, ठीक है, साइंस ऐसा बोलते हैं ना हम कि गर्मियों में आपको व्हाइट क्लोथ पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, सारे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये साइंस की थियरी है ना। ऐसे मान लो किसी ने बोला हो कि सारे सब्सटेंस कोल्ड होते हैं, तो उसने बोला कि फायर इज कोल्ड, क्योंकि उसने फायर को भी किस कैटेगरी में रखा, सब्सटेंस की कैटेगरी में। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरह से इनफेरेंस है। इनफेरेंस ही तो है। आप क्या इन्फर कर रहे हो कि सारे सब्सटेंस कोल्ड होते हैं, और क्योंकि फायर भी कोल्ड है इसलिए फायर भी सब्सटेंस है। ठीक है, ये इन्फेरेंस हो गया आपका, इन्फर किया आपने। लेकिन मान लो आपको ये बात पता है, आप इसको ट्रू मान के चल रहे हो कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस, क्योंकि किसी ने बोला है। ठीक है, किसी की थियरी है कि भाई सारे सब्सटेंस कोल्ड होते हैं, और उसने फायर को भी कोल्ड माना है क्योंकि फायर भी एक सब्सटेंस है। अब मान लो आप अभी तक तो ये मान के चल रहे थे कि ये सही है। ठीक है, जैसे हम पहले क्या मान के चलते थे, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था ना, दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। वो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, हम वही तो मान के चलते थे, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, हमें लगता था धरती सबसे बड़ी है तो सारे इसी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। लेकिन बाद में वो चेंज हुआ, क्या हुआ, हीलियोसेंट्रिक हुआ। रिसर्च हुई और पता चला कि सब किसके अराउंड में चक्कर काटते हैं, सन के। ठीक है, तो ये चीज पहले हम यही मान, ऐसे यहाँ पे हम मान लो आप भी यही मान के चल रहे हो कि फायर इज कोल्ड। आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि फायर हॉट होती है। आप तो इस बंदे ने जो बोला वो बात मान रहे हो कि हाँ भाई, इसकी आपने किताब पढ़ी, किताब में ये लिखा था कि सब्सटेंस सारे कोल्ड होते हैं, तो आपने ये इन्फर किया कि भाई इस किताब में इसने लिखा है तो ये सही है। अब अचानक से क्या हुआ, एक दिन आपने फायर को टच कर दिया, आपका हाथ लग गया उस पर, और हाथ लगते ही आप क्या बोलोगे, इट इज हॉट। आप बोलोगे ना हॉट है भाई। ओके, तो बेसिकली जो आप इन्फर कर रहे थे अभी तक, जो आप मान के चल रहे थे, वो चीज आपकी नॉलेज क्या हो गई, गलत हो गई ना। लेकिन किसके बेसिस पे गलत हुई वो, फायर को आपने टच किया, तो टच करने को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। यानी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें और सत प्रतिपक्ष में, थर्ड में और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, ये आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ये देखिए, ये जो थर्ड वाला है, इसमें थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे थर्ड वाले में क्या हो रहा है, कोई भी आप इन्फेरेंस मान के चल रहे हो, उसको जो कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा वो इन्फेरेंस से कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, मतलब मिडिल टर्म को मिडिल टर्म कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा। लेकिन जो आपका ये है बाधित, बाधित में इन्फेरेंस को, इन्फेरेंस के अलावा, इन्फेरेंस को इन्फेरेंस कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेगा, इन्फेरेंस के अलावा उसको कुछ भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकता है, परसेप्शन कर सकता है, वर्बल टेस्टिमनी कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। इनफेरेंस को इनफेरेंस ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो वो सत प्रतिपक्ष है, जिसका मैंने एग्जांपल में दिया था आपको, साउंड इज ऑडिबल वाला।
और अगर इन्फेरेंस के अलावा कुछ और भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे परसेप्शन ने किया ना, पहले आपका इन्फेरेंस क्या था कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, ये आपका इन्फेरेंस है। लेकिन ये जो कोल्ड वाला है, इसको किसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया? जब आपने फायर को टच किया, यानी जब फायर को आपने परसीव किया, तो आपने बोला कि नहीं ये गलत बोलता है, कोल्ड नहीं होती है फायर, क्या होती है आपकी? हॉट होती है। तो जो आपका इन्फेरेंस था वो पूरा गलत हो गया, क्योंकि फायर अगर आपकी कोल्ड नहीं है यानी वो सब्सटेंस नहीं है, तो पूरा इन्फेरेंस आपका गलत हो गया। किस बेसिस पे? परसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे, जब आपने फायर को टच किया। तो यानी यहाँ पे इन्फेरेंस को कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है? आपका परसेप्शन। ओके, यानी कि बाधित में इन्फेरेंस के अलावा कुछ और कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जबकि सत प्रतिपक्ष में इन्फेरेंस को इन्फेरेंस से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यानी ऐसे समझ लो, सत प्रतिपक्ष का मतलब है जो थर्ड है आपका, सत प्रतिपक्ष का मतलब है कि आपने यूपीएससी लिखा और मान लो यूपीएससी में 2 ही सीट है, तो आप 3 भाई बहन हो, उसमें से 2 आपके जो भाई बहन है वो दोनों सीट ले गए और आप रह गए। यानी आपको कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? आपका घर वाले ही, आपके भाई बहन। तो इनफेरेंस को इनफेरेंस कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मतलब एक ही परिवार के लोग, ठीक है। लेकिन बाधित में ऐसा नहीं है। बाधित में 2 सीट थी, 2 सीट आपके भाई बहन नहीं लेके गए, वो 2 सीट कोई भी दुनिया के कोई भी 2 लोग ले गए, आपके घर में से किसी को नहीं मिली। यानी यहाँ पे आपका इनफेरेंस कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, इनफेरेंस को परसेप्शन, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके परिवार वाले ही आपको काट रहे हैं, यहाँ पे आपके बाहर वाले काट रहे हैं। समझ गए बात को, दोनों में डिफरेंस? तो सत प्रतिपक्ष मतलब जब आपके घर वाले आपके दुश्मन हो जाते हैं तो वो सत प्रतिपक्ष कहलाता है। और जब बाहर वाले आपके दुश्मन होते हैं, घर वालों को नहीं, घर वाले नहीं है, घर वाले आपके दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो घर वाले ही काट रहे, तो बाहर वालों का सीन ही क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे घर वाले आपके साथ है, बाहर वाले आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज बाधित। ओके, लास्ट इज विरुद्ध। ओके, होपफुली ये क्लियर होंगे। ये पेपर में मत लिखा ना, ये समझाने के लिए। लास्ट इज विरुद्ध। ओके, वो जो लिखना है पेपर में वो तो मैं आपको लिखा चुका हूँ। ओके, विरुद्ध में क्या है? इफ हेतु डिसप्रूव्स साध्य। हेतु आपको पता है, मिडिल टर्म। और साध्य आपको पता है, मेजर टर्म। ओके, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल क्या लिया था? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बोलो, यहाँ देख देते हैं, आई विल क्लियर यूपीएससी बिकॉज आई लव स्लीपिंग। अब देखो, यूपीएससी क्लियर करना, अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो क्या सोना पड़ेगा या जागना पड़ेगा? तो यूपीएससी क्लियर करना है और आप कह रहे हो मैं सोना मुझे बहुत पसंद है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो सोना आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा सोना है तो फिर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। मतलब एक ही सेंटेंस में आपने बोला ना आई विल क्लियर यूपीएससी बिकॉज आई लव स्लीपिंग, तो आपने खुद ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके घर वाले भी आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, आपके बाहर वाले भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, आप खुद ही एक स्टेटमेंट खुद ही को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे साउंड इज इटर्नल। अब कोई चीज इटर्नल अगर है
तो इटर्नल चीज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती ना। इटर्नल का मतलब इटर्नल होता है। इटर्नल हम किसे कहते हैं? विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ओरिजिन और डीके। अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वो इटर्नल रही नहीं ना, बिकॉज प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद नॉन इटर्नल थिंग। हम नॉन इटर्नल है। गॉड क्या है? गॉड इज इटर्नल। तो गॉड क्या कभी प्रोड्यूस होता है? नहीं। एयर क्या है आपकी? एयर इटर्नल है, हमेशा से है यहाँ पे। तो इटर्नल जो चीज है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस्ड इटर्नल को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपका आई विल क्लियर यूपीएससी को स्लीपिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इटर्नल अगर कोई चीज है तो वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पे आपका हेतु क्या है? दिस वन, दिस इज योर हेतु। ओके, तो हेतु प्रोड्यूस्ड है, ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है? साध्य को, इटर्नल को। मतलब कोई चीज अगर आपकी प्रोड्यूस हो रही है तो वो इटर्नल हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब ही है ओरिजिन और डीके। और कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो इट इज नॉन इटर्नल। So you have to write this example. Sound is eternal because it is produced in your mains paper. Hopefully it is clear. Akanksha, now tell me. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? Is it clear or not? हाँ, सबको क्लियर है? ओके, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? ओके, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हाँ, यहां तक ही हमने खत्म, शायद लास्ट में क्लास में हमने यहीं तक खत्म किया था। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम फैलेसीज पढ़ रहे थे। आज मैं आपकी क्लास 4:30 तक ही लूंगा, ठीक है। 4:30 हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। मुझे कहीं जाना है, तो कहाँ क्या जाना है? हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा काम है, ठीक है। तो फैलेसीज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, ठीक है। फैलेसीज को हम कहते हैं, फैलेसीज मीन्स थियरी ऑफ एरर, या एरर बोल लो आप। आप बोलते हो ना यू हैव कमिटेड एन एरर, तो आप ये भी बोल सकते हो यू हैव कमिटेड ए फैलेसी। तो फैलेसी ना देखो दो तरीके की होती है। फॉर्मल फैलेसी एंड मटेरियल फैलेसी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एंड मटेरियल। ये दोनों वर्ड कहाँ पे यूज होंगे? अभी तो क्या हम यहाँ पे तो पढ़ेंगे क्या मतलब इनका है। एरिस्टोटल ने इनको यूज किया है। यूपीएससी हर साल पूछता है, या फिर केएस में भी आपके पूछा जाता है, ठीक है। हर साल ही पूछा जाता है एरिस्टोटल की थियरी ऑफ मैटर एंड फॉर्म। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। 10 नंबर का भी आता है, 15 नंबर का भी आता है, 20 का भी आता है। तो फॉर्म यहाँ से आया और मैटर यहाँ से आया, ठीक है। मैं आपको वैसे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बाद में हमको आसानी रहेगी जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे। ऐसे समझो आप, एरिस्टोटल क्या कहता है बेसिकली? देखो, एरिस्टोटल एक तो है ना गोल्डन मीन्स की बात करता है, ठीक है, एथिक्स के हिसाब से। गोल्डन मीन्स क्या होते हैं कि आप दूसरे के साथ वैसा बिहेवियर करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे। तो अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप हमेशा दूसरे के साथ कैसा करोगे? अच्छा बिहेवियर करोगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि कोई आपको गाली दे या आपको अब्यूज करे। तो ये गोल्डन मीन्स होते हैं, ठीक है। ट्रीट अदर्स इन दी वे यू वांट टू गेट ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ, दिस इज गोल्डन मीन्स। ओके, सो ये तो एथिकल पार्ट है। ये हमारे अभी ये फिलोसफी में ये काम नहीं आएगा, ये आपके एथिक्स में पांडे सर पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ आपको?
फॉर्म एंड मैटर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, एरिस्टोटल ने सबसे ऊपर गॉड को रखा है, जिसे बोला है उसने प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म, और उसको एक नाम दिया है एक्टस पुरुष। ACTUSPURAS, एक्टस पुरुष। एक्टस पुरुष मीन्स प्योर फॉर्म। देखो एरिस्टोटल के हिसाब से हर चीज दो चीजों से बनी हुई है। जैसे वो क्या बोलता है, ये वर्ल्ड जो है, इस वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं आपकी, वो आपकी दो चीजों से बनी हुई है, मैटर एंड फॉर्म। हर चीज में मैटर और फॉर्म दोनों चीजें। लेकिन क्या होता है, अब ये मैटर और फॉर्म क्या होता है, आप ऐसे समझ लो जैसे कि इसने, हमने पढ़ा था ना, मैन है, जैसे आप मैन, तो मैन है मैटर, और मैन के अंदर जो मैननेस है उसको बोला है इसने फॉर्म। ठीक है, अभी इन चीजों में अभी डिटेल में मत जाओ आप, ठीक है, ये एरिस्टोटल में हम वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा बहुत न्याय में देखा था। अब क्या हो रहा है बेसिकली, उसकी थ्योरी क्या कहती है कि इस वर्ल्ड में हमेशा चेंज हो रहा है। जो उसकी थ्योरी है ना, वो चेंज पे बेस्ड है। इस वर्ल्ड में हमेशा चेंज हो रहा है, और वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इस गॉड की वजह से। गॉड सबसे टॉप पे बैठा है, गॉड प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म का मतलब है परफेक्ट, जिसमें कोई चेंज ना हो, वो परफेक्ट है। गॉड इज परफेक्ट। बोला गॉड सबसे ऊपर बैठा है, और गॉड की अट्रैक्शन की वजह से सब चीजों में चेंज हो रहा है। मतलब सब चीजें धीरे धीरे किसके नजदीक जाती जा रही है, गॉड के नजदीक जाती जा रही है। अब आप सोचो, अगर चेंज हो रहा है तो चेंज होने से परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप में मैटर जो है वो कम होना चाहिए, और फॉर्म की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। एरिस्टोटल गॉड को परफेक्ट मानता है ना, प्योर फॉर्म, यानी वही चीज परफेक्ट होगी जिसमें फॉर्म ही होगा, मैटर नहीं होगा, क्योंकि मैटर क्या दिखाता है, इम्परफेक्शन। तो एरिस्टोटल बोल रहा है कि चेंज हो रहा है। चेंज में क्या हो रहा है, मैटर कम होता जा रहा है, फॉर्म बढ़ता जा रहा है। यानी आप धीरे धीरे किसके नजदीक जाते जा रहे हो, गॉड के नजदीक जाते जा रहे हो। इसलिए एरिस्टोटल बोलता है कि एवरी चेंज इज गुड। एवरी चेंज इज गुड, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस चेंज quantity of matter decreases and quantity of form increases, and because of that we get a chance to get nearer to God. जैसे अभी आपका एग्जांपल लेते हैं, अभी आप केएस नहीं बने, अभी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केएस। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको वापस आगे दूसरी स्लाइड डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसी चीज को, अभी आप केएस नहीं बने, यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर केएस। You are here, KAS. Okay. Now, ये कौन कर रहा है भाई? आप मत लिखिए कोई अपनी तरफ से, क्या कर रहे हैं यार? कौन लिख रहा है ये? देखने दो पार्टिसिपेंट्स को हमने।
दमन, हाँ भाई दमन, क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो। सर, गलती से हो गया था। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका, बेसिकली अभी आप जैसे इस साल भी पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है, ये आपके बेसिकली मैटर एंड फॉर्म का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल में 3 ही टॉपिक पढ़ने, मैटर एंड फॉर्म, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, एंड लास्ट इज कॉजेलिटी। ओके, सो यू विल, ये बोथ दीज आर रिलेटेड। अभी आप यहाँ पे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केएस, इट मीन्स यू हैव मैटर एंड फॉर्म, ठीक है। अभी आप में मान लेते हैं मैटर आपका 50% है, 50% फॉर्म है। जब आप केएस बन जाओगे, आप यहाँ पहुंच गए, तो आप में मैटर रह गया मान लो 30% और फॉर्म रह गया आप में 70। यानी जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, धीरे धीरे आप में क्या परफेक्शन आते जा रहे हैं। जैसे हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम इतने परफेक्ट नहीं थे, हमें चीजें नहीं पता थी। ओके, व्हेन यू वर ए किड यू डोंट नो एनीथिंग। धीरे धीरे आप बड़े हुए, ठीक है, बड़े होके अब आप एडल्ट बन गए हो, अब आपको सब पता है, ठीक है, आपको नॉलेज भी ज्यादा है। जब आप किड थे उससे तो ज्यादा ही नॉलेज है अभी। यानी आप में मैटर कम होता जा रहा है हर स्टेज में, और फॉर्म बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्ले, मिट्टी होती है, मिट्टी का कोई शेप नहीं होता, उससे फिर आपने पॉट बना दिया। तो पहले मिट्टी में क्या था, मैटर ज्यादा था और फॉर्म काफी कम था। अब पॉट बनते उसमें क्या है, थोड़ा परफेक्शन आया, तो उसमें मैटर थोड़ा कम हो गया, फॉर्म थोड़ा सा बढ़ा। यानी हर चीज जो होती है, जैसे आप हो, आप किड से यहाँ तक आ गए, अब आप केएस बनोगे, केएस बनने के बाद आईएएस बनोगे, जो भी बनोगे आप, या फिर मान लो आप शादी करते हो, शादी करने के बाद आप पेरेंट्स बनते हो, आप और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो एरिस्टोटल का मानना है कि हर चीज जो है वो ऐसे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। एरिस्टोटल का मानना है फॉरवर्ड डायरेक्शन। एरिस्टोटल कभी ये नहीं बोलता कि वापस रिवर्स भी कुछ हो रहा है। यानी एरिस्टोटल का मानना है कि एवरी चेंज इज गुड बिकॉज चेंज इज मेकिंग यू परफेक्ट। और हम क्या चाहते हैं, हर कोई परफेक्ट ही बनना चाहता है लाइफ में, मतलब वो चाहता है अपने इम्परफेक्शंस कम कर दे। तो इम्परफेक्शंस कब कम होंगे, जब आपका जो मैटर है वो कम हो जाए एकदम, और जो फॉर्म है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और अभी आप जो तैयारी कर रहे हो केएस के लिए, या आप जो भी पढ़ते हो या जो भी मेहनत करते हो, वो सब भी आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप क्या हो, आप में परफेक्शंस आ सके। तो ये है एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ मैटर एंड फॉर्म। ओके, अब इसी में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैटर एंड फॉर्म है, तो ये मैटर है, ये फॉर्म है। मान लेते हैं कोई चीज है आपकी मैटर में, मान लेते हैं आपका एक सीड, मान लेते हैं सीड से क्या बनेगा आपका, प्लांट बनेगा। कौन ज्यादा परफेक्ट है, सीड या प्लांट? प्लांट ज्यादा परफेक्ट है। आगे जाके प्लांट से क्या बनेगा, ट्री बनेगा, ठीक है, वो आपको टिम्बर देगा, वुड देगा, फ्रूट्स देगा। यानी कि इस तरह से हम मूव कर रहे हैं, तो परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एरिस्टोटल का कहना है जो मैटर होता है ना, उसमें होती है पोटेंशियलिटी, और जो फॉर्म होता है उसमें होती है एक्चुअलिटी। यानी कि अभी आप जो हो, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, you all are aspirants, KS IAS aspirants, so you have potentiality right now. Why potentiality? Because you have imperfections. अभी आप में imperfections है, अभी आपने अपने गोल अचीव नहीं किए हैं, अभी आपको परफेक्ट बनना है। so you have potentiality to become KAS or IAS. once you will become KAS IAS, you will actualize your goal. So you have potentiality and you have to actualize it by becoming KS or IAS. So Aristotle says that matter has potentiality and form belongs to actuality. So we all aspire to convert our potentiality into actuality. और इस दुनिया में यही हो रहा है।
आप देख लो कोई भी चीज, सीड है, प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है, ठीक है। हर चीज में आपका पोटेंशियलिटी से किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो एक्चुअलिटी की तरफ मूव कर रहा है। और हर चीज, जैसे थ्रेड है आपका, ठीक है, कॉटन है, कॉटन से थ्रेड बनाओ, थ्रेड से क्लोथ बनाओ, तो कॉटन से बेटर थ्रेड है, फिर थ्रेड से बेटर आपका क्लोथ है जो पहनने काम में आता है। यानी हर स्टेज, हर चीज के लिए आपकी मैटर से फॉर्म में जाता है, फिर और फॉर्म में जाता है, ऐसे करके कन्वर्ट होता जा रहा है। हर चीज क्या चाहती है, परफेक्शन की तरफ मूव करना चाहती है। और इस सब चेंज का सोर्स क्या है, गॉड, जिसे उसने बोला है एक्टर्स पुरुष। अब यहाँ पे क्या है, वो गॉड को किससे कंपेयर करता है, बी लाउड से। ही कंपेयर्स गॉड विद बी लाउड, होता नहीं है, जैसे बी लाउड का मतलब क्या होता है, जो आपको प्रिय होता है, ठीक है। ही हैज कंपेयर्ड गॉड विद बी लाउड। जैसे मान लो आपको किसी ने टाइम दिया कि पार्क में 5 बजे आ जाना, अब आप उसके प्रेम में खींचे चले जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उसके प्रेम में खींचे चले जाओगे। क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपको उससे मोह प्यार जो भी है। ऐसे गॉड है, सबको गॉड का अट्रैक्शन है एरिस्टोटल के हिसाब से, क्योंकि हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, ठीक है। तो जैसे बिलव्ड के प्यार में, जैसे बिलव्ड जो होता है हमारा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, ऐसे ही हम गॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और गॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारा मैटर कम हो रहा है और फॉर्म इंक्रीज हो रहा है। And that's why Aristotle has said that every change is happening for good, because in this change quantity of matter decreases and quantity of form increases. अब आप, जो मैंने आपको बोला है, इससे आप 10 नंबर का कोई भी आंसर लिख सकते हो, मैटर, फॉर्म, पोटेंशियल, एक्टिविटी। बाकी हम जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, ओके। तो ये मैंने आपको फॉर्मल और वो मटेरियल फैलेसीज आई उसके रेस्पेक्ट। अब देखो मटेरियल एंड फॉर्मल फैलेसी डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बोला दो चीजें, फॉर्म एंड मैटर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, मान लो ऑल, पहले इसका एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर्मल का, ठीक है। ऑल कैट्स आर बैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कंक्लूजन बनाऊंगा मैं, बैट्स तो आपके कैंसिल हो गए, मैं बोलूंगा ऑल कैट्स आर रैट्स। ये सिलोजिज्म है, ठीक है, इन्फेरेंस है ना, ये हम जो इन्फेरेंस पढ़ते आ रहे वही तो है, ये इन्फेरेंस है। अब आप मुझे बताओ, क्या कैट बैट हो सकती है, या बैट आपके रैट हो सकते हैं, या कैट आपकी रैट हो सकती है? नहीं, यानी रियलिटी में ये चीज नहीं पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। इन रियलिटी वी नेवर फाइंड सच थिंग्स दैट कैट्स आर बैट। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये जो सिलोजिस्ट का फॉर्म है कि आपके मिडिल टर्म होनी चाहिए, मेजर टर्म होनी चाहिए, कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होनी चाहिए, ये जो आपका इन्फेरेंस का फॉर्म है दैट इज करेक्ट। आप सिलोजिस्ट पढ़ते होगे ना, तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है ऑल डॉग्स आर कैट्स, इस तरह से। लेकिन ये फॉर्म करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैट मिल रहा है मिडिल टर्म, ठीक है, एक आपको मेजर टर्म मिल रही है, एक आपको माइनर टर्म मिल रही है, यानी कि सारी टर्म्स प्रेजेंट है और फॉर्म करेक्ट है। यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म में है, सब्जेक्ट मिडिल फॉर्म में है, प्रेडिकेट मिडिल फॉर्म में है। यानी जो सिलोजिज्म का जो फॉर्म होता है, जो एरिस्टोटल ने बोला है, बेसिकली ये सिलोजिज्म का एरिस्टोटल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, लॉजिक इसलिए नहीं पढ़ रहे। तो इसका फॉर्म करेक्ट है, यहाँ पे फॉर्म इज करेक्ट। लेकिन क्या रियलिटी में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं, यानी इनमें कोई मटेरियल रियलिटी नहीं है। आप कभी ऐसी चीजें रियलिटी में नहीं देख सकते कि कोई कैट बैट हो, या फिर कोई आपका बैट जो है वो रैट हो। यानी ये जो ऐसी जो आपकी ये जो इन्फेरेंस है, इस तरह का इन्फेरेंस, इसमें जो फैलेसी पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? फॉर्मल फैलेसी। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसके साथ कंसर्न है? ओनली विद द फॉर्म ऑफ द सिलोजिज्म।
यहाँ पे रियलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा इन्फेरेंस जिसमें जो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, जिनमें फॉर्म करेक्ट होता है लेकिन रियलिटी नहीं प्रेजेंट, उसमें जो फैलेसी होगी वो हमेशा कैसी होगी, फॉर्मल फैलेसी। जैसे आपको इधर बताते हैं, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, जो भी एग्जांपल दिया मैंने कैट वाला, ये एग्जांपल आपको कभी भी रियलिटी में नहीं मिलेगा, यानी इट हैज नो रियलिटी। लेकिन जो हमने एग्जांपल दिया उसमें फॉर्म सही है, फॉर्म इज करेक्ट, क्योंकि सिलोजिज्म में जो फॉर्म होता है वो फॉर्म उस हिसाब से करेक्ट है, मिडिल टर्म है उसमें, माइनर टर्म है। लेकिन अगर इस तरह के सिलोजिज्म में फॉर्म तो करेक्ट है, बाकी अगर आप कंक्लूजन वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो किससे रिलेटेड होगी, फॉर्म से। तो यानी ऐसी जो होंगी उसमें हमेशा पाई जाएगी फॉर्मल फैलेसी। और इस तरह की फैलेसी कहां पे पाई जाती है, वेस्टर्न लॉजिक में, क्योंकि एरिस्टोटल ने जो दिया है उसमें फॉर्म के साथ उनको, दे आर बेसिकली कंसर्न विथ फॉर्म, उनके हिसाब से फॉर्म सही होना चाहिए, रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट करे या नहीं करे। तो उन्होंने जो सिलोजिज्म दिए हैं, जितने भी सिलोजिज्म है उसमें सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं, वो कभी रियलिटी की बात नहीं करते। तो जो आपका इस तरह का जो सिलोजिज्म है जिसमें फॉर्म से रिलेटेड फैलेसीज पाई जाएंगी उनको कहेंगे हम फॉर्मल फैलेसी, जहां पे रियलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब सेकंड पे आ जाओ आप, और क्लियर हो जाएगी। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं। सेकंड एग्जांपल लो, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन। Where there is smoke, there is fire. Therefore, there is fire on the mountain. अब देखो, क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि स्मोक हो माउंटेन पे? बिल्कुल। क्या जहां पे स्मोक मिलती है वहां फायर हमें मिलती है? ये भी हम देख सकते हैं। क्या माउंटेन पे फायर हो सकती है? बिल्कुल। यानी ये जो सारी चीजें हैं, दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स के साथ कंसर्न नहीं है, फॉर्म तो वहां वेस्टर्न फिलोसफी में, यहाँ पे हम किस चीज को देख रहे हैं ज्यादा, वी आर बेसिकली कंसर्न विथ रियलिटी। क्या ये चीज रियलिटी में होती है? तो यहाँ पे जो फैलेसी होगी वो कैसी होगी, मैटेरियल फैलेसी। जो चीजें रियलिटी से बिलोंग करती है वहां पे मैटेरियल फैलेसी पाई जाती है, और जो चीजें आपकी रियलिटी से बिलोंग नहीं करती हैं वहां पे आपकी फॉर्मल फैलेसी पाई जाती है। तो फॉर्मल फैलेसी कहां पाई जाएगी, आपकी वेस्टर्न फिलोसफी में, और मटेरियल फैलेसी कहां पाई जाएगी, आपकी इंडियन फिलोसफी। फॉर्मल फैलेसी एंड मटेरियल फैलेसी क्लियर हो गया आपको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन फॉर्मल एंड मटेरियल फैलेसी? एनी डाउट? मटेरियल नहीं आया समझ, मटेरियल नहीं आया इसको, ठीक है भाई। रजत इज ए वुमेन, ठीक है। ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल, डोंट टेक इट अदरवाइज। Therefore, Rajat is beautiful. ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, रजत इज ए वुमेन। अभी आप क्लास में हो, क्लास में जो रजत है वो तो मैन है, लेकिन क्या रजत किसी वुमेन का नाम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप कितने ही रजत को जानते हैं। ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की परिभाषा क्या है वो आप पे डिपेंड करती है। तो ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल ये भी सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। देयरफॉर रजत इज ब्यूटीफुल। ओके, यानी ये चीजें आप रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, या तो आप रियलिटी में इनको वेरीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। या तो वेरीफाई कर सकते हो इनको आप,
या फिर वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी दोनों चीजें पॉसिबल है, रियलिटी में आप इनको या तो वेरीफाई कर सकते हो या फिर ये नॉट वेरीफाइबल है, लेकिन है रियलिटी में आप इनको चेक कर सकते हो। मतलब रजत एग्जिस्ट करता है, हो सकता है वो व्यूमैन ना हो, मैन हो। व्यूमैन एग्जिस्ट करती है, हो सकता है ब्यूटीफुल हो सकता है अगली हो। रजत ब्यूटीफुल भी हो सकता है, अगली भी हो सकता है। यानी कि ये चीजें आप रियलिटी में आप वेरीफाई कर सकते हो। तो जो रियलिटी से रिलेटेड फैलेसीज होंगे, अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये गलत है, तो हम कहेंगे इसमें फैलेसी है। और अगर ये सही होता है तो हम कहेंगे ये सही है। तो यानी ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम रियलिटी में वेरीफाई कर सकते हैं, यानी जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड जो फैलेसी होगी वो क्या होगी, मटेरियल। अब दूसरा मान लो ऑल horses are dog, all dogs are horses, all dogs are camels, therefore all horses are camels. ये अब देखो, ये चीज आप रियलिटी में कभी वेरीफाई कर ही नहीं सकते, आपको पता है ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये रियलिटी में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता कि आपके जो घोड़े हैं वो कुत्ते हैं, जो कुत्ते हैं वो आपके क्या है, ऊंट है। और इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म करेक्ट है, फॉर्म इज करेक्ट। फॉर्म क्या होता है आपका बेसिकली, अगर आपने सिलोजिज्म पढ़े होंगे उसमें डिटेल में मत जाओ इतना, क्योंकि वो हम लॉजिक में पढ़ते थे। फॉर्म क्या है, मतलब आपका एक प्रेडिकेट होना चाहिए, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और एक मिडिल टर्म होना चाहिए। दो प्रीमाइस होने चाहिए, वन प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस और फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, P1 P2 और ये कंक्लूजन, ये सही है, इसका फॉर्म करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या रियलिटी है, कोई रियलिटी नहीं है। कभी भी आपका कोई भी हॉर्स डॉग नहीं हो सकते, कोई भी डॉग्स आपके कैमल नहीं हो सकते। तो यानी यहाँ पे फॉर्म के साथ कंसर्न है, वी आर बेसिकली कंसर्न विद द फॉर्म ओनली। अगर फॉर्म के साथ कंसर्न है, इसका मतलब इसमें अगर कोई भी फैलेसी पाई जाएगी तो कैसी पाई जाएगी, फॉर्मल फैलेसी, नॉट मटेरियल फैलेसी। मटेरियल फैलेसी कहां पाई जाएगी, जहां पे मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट करता है, ओके। और जहां पे फॉर्मल ट्रूथ डोमिनेट करता है वहां पे फॉर्मल फैलेसी पाई जाएगी। सो राइट डाउन फ्यू लाइंस, राइट डाउन write down few lines. In Western philosophy, formal truth dominates. In Western philosophy, formal truth dominates. Therefore, in Western philosophy, formal truth dominates. Therefore, formal fallacies arises. Formal fallacies arises. Whereas in case of Indian philosophy, material truth dominates. So in primary sense, material truth dominates. So in primary sense, material fallacies are there. So in primary sense, material fallacies are there. So in primary sense, material fallacies are there. But in a secondary sense, formal fallacy is also there. But in a secondary sense, formal fallacy is also there in case of formal fallacy is also की जगह लिखो can also be there.
Formal fallacy can also be there. Can also be there in case of परार्था अनुमान. परार्थ अनुमान भी अवश्य, तो इसको अंडरलाइन कर लेना परार्थ अनुमान. अब इसको समझो कैसे. देखो, वेस्टर्न फिलॉसफी में you have only formal fallacies, keep it in mind. But in Indian philosophy, in primary sense, only material fallacies are there. But secondary sense में एक केस ऐसा है जहां पे आपकी फॉर्मल फैलेसी भी है, और वो केस है आपका परार्थानुमान का. अब क्यों है यहाँ पे फॉर्मल फैलेसी? फॉर्मल का मतलब क्या है? फॉर्म से रिलेटेड. अगर उस फॉर्म को आप चेंज कर दोगे तो फिर फैलेसी आ जाएगी. तो परार्थानुमान में हम क्या करते थे बेसिकली, इसको मैं हटा रहा हूं, परार्थानुमान का आपको एग्जांपल देता हूं. एक आपका हमने अभी सीधा सा एग्जांपल लिखा. पहला आपका स्वार्थानुमान वाला एग्जांपल लिख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं. इसमें हमने क्या पढ़ा? पहला, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन. दूसरा, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. और तीसरा हमने बोला देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन. यही पढ़ा हमने. लेकिन परार्थानुमान में हम क्या करते हैं? परार्थानुमान में हम क्या करते हैं? देखो, आपके यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, परार्थानुमान एंड स्वार्थानुमान. ओके, अब आपको पता है क्या लिखना है, मैं लिखा लिया. ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 स्टेटमेंट थे. पहला क्या था? प्रतिज्ञा. दूसरा हेतु. तीसरा व्याप्तिवित उदाहरण. फोर्थ इज उपनया. एंड फिफ्थ इज निगमन. अब देखो, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना स्वार्थानुमान में, इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं. यानी मैं इसको 1 2 3 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 2 3 1 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 3 2 1 भी ले सकता हूं, इसको मैं 3 1 2 भी लिख सकता हूं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही रहने वाला है. यानी यहाँ पे फॉर्म से कोई मतलब नहीं है. फॉर्म आपका कोई फॉर्म यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा. मतलब फॉर्म यहाँ पे आपका क्या है? इमैटेरियल है. फॉर्म का कोई मतलब नहीं है. यानी यहाँ पे फॉर्मल फैलेसी हो ही नहीं सकती, यहाँ पे मटेरियल फैलेसी होगी. लेकिन जो आपका परार्थानुमान है, परार्थानुमान में जो आपका ऑर्डर होना चाहिए ना भाई, वो यही होना चाहिए. ठीक है, पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांच. अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यू विल गेट फॉर्मल फैलेसी ऑल्सो. क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज करते इसका अर्थ बदल जाएगा. ठीक है, जो न्याय ने बोला है वो बोला है कि सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा. अगर आप इसको उल्टा सीधा कर दोगे तो ये पूरा जो इसका मतलब है वही बदल जाएगा. क्योंकि हमें सबसे पहले प्रतिज्ञा लेनी है, जो चीज प्रूव करनी है, क्योंकि वो सबसे पहले अनप्रूव्ड है, फिर लास्ट में जाके वो प्रूव्ड होती है. तो आप यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं आपको इसको, तो आप एक ही स्टेटमेंट, एक ही इसका एग्जांपल है, वो आपको रट्टा लगाना है, मैंने आपको समझा दिया है. तो इसलिए परार्थानुमान में अगर आप फॉर्म चेंज कर दोगे, यू विल गेट फॉर्मल फैलेसी. तो इंडियन फिलॉसफी में सिर्फ एक जगह पे फॉर्मल फैलेसी हो सकती है, वो है आपका परार्थानुमान. तो याद रखना, वो पेपर में क्या पूछता है, वो ये पूछता है, पहले पूछ लेगा वो आपसे टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस, फिर पूछ लेगा हेतुआभास, या फिर क्या पूछेगा कि fallacies are material or formal. So you have to write in this way. Basically, in Western philosophy, fallacies are formal because formal truth dominates. But in case of Indian philosophy, primary sense, material fallacies are there.
but in secondary sense formal fallacy can also be there in case of pararthanuman, because you cannot change the order of the statements in case of pararthanuman. आप उसी के आगे कंटिन्यूशन में लिख लो फॉर्मल, बिकॉज यू वहां तक लिख लिया था ना, कैन ऑल्सो बी देयर इन केस ऑफ परार्थानुमान बिकॉज order of the statements cannot be changed. Order of the statements cannot be changed in case of parartha anuman. Order of statements cannot be changed in case of parartha anuman. ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म, फॉर्म FORM, फॉर्म मैटर्स, form matters, MATTERS, form matters in this case, form matters in this case, bracket close. Okay, so this completes your material and formal fallacies. एक एग्जांपल और दूंगा देखो, अगर बहुत टफ पेपर बनाएगा, अगर उसको लगेगा कि भाई फिलोसफी वालों की बैंड बजानी है या फिर इनको है ना परेशान करना है, देखते हैं किसको कितना आता है, बहुत ही अगर कोई बहुत ही ज्यादा मतलब क्वालिफाइड टीचर ने आपका पेपर बनाया, then only you will get such type of questions. Otherwise तो क्या हलवा पेपर आता है फिलोसफी का, ठीक है। अगर आपने सिर्फ सुन लिया मेरे को क्लास में, you will be able to write. हाँ, fallacies of inference ही कहते हैं हेतुआभास को, मैंने कल ही बताया था fallacies of inference कहलाते हैं हेतुआभास. ओके, हेतुआभास means fallacies of inference. Okay, but fallacies can be material or formal depending on basically you are dealing in Indian philosophy or Western philosophy. Now let us see one more thing, that is for example अभी यूपीएससी ने जैसे पूछा था वही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला था यूपीएससी ने, ऑल मैन आर मॉर्टल, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. आप देखो तो ये पहला वाला जो है ना, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी ये व्याप्ति है, ये दूसरा वाला आपका पर्टिकुलर है, तीसरा वाला पर्टिकुलर है। अब मैं इसी का ऑर्डर चेंज करता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं Socrates is a man, all men are mortal, therefore Socrates is mortal. Now you can see I interchange these two statements, but it will not affect the conclusion or this inference. Why? Because it is स्वार्थानुमान. तीन स्टेटमेंट है ना, it is स्वार्थानुमान. इसलिए यहां पे फॉर्मल फैलेसी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. अब जैसे आप वो वाला एग्जांपल ले लो आपका, हम अभी तक लिखते आ रहे थे वेयर देयर इज स्मोक, हम पहले लिखते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. जैसे मान लो मैं लिखता हूं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. सेकंड में लिखता हूं देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन. Therefore, there is fire on the mountain. अब देखो, अभी तक हम पहले ये लिखते थे, फिर दोनों को इंटरचेंज कर दिया. मैं इसको भी ऊपर ला सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीनों स्टेटमेंट आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. द मीनिंग विल रिमेन सेम. मीनिंग विल रिमेन सेम. Why? Because here material truth dominates. लेकिन परार्थ अनुमान में आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक.
सिर्फ एक परार्थ अनुमान को छोड़ के बाकी जो आपके हमारी जितनी भी ये हैं इन्फेरेंस है, उन सब में मटेरियल फैलेसी होती है, जब उसमें सिर्फ आपकी फॉर्मल फैलेसी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट यू कैन नॉट चेंज। ओके, सो होपफुली नाउ आई एम क्लियर। ओके, मटेरियल एंड फॉर्मल फैलेसीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सो गए क्या सब? व्हाई डोंट यू रिप्लाई? ओके, clear to everyone. Okay, so let us move to the next topic. That is your verbal testimony. Okay, ये सिंपल टॉपिक है, इसको अभी खत्म कर देता हूँ 5-7 मिनट में, फिर उसके बाद उपमाना खत्म कर देता हूँ, कॉजल थियरी खत्म कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ कॉजेस कल देखेंगे। ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, अब आपसे अगर परमाना विचार ही पूछ ले 20 मार्क्स का, तो यू हैव टू राइट। ठीक है, परमाना विचार में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? परसेप्शन पढ़ लिया हमने, इसका इन्फेरेंस पढ़ लिया। अब तीसरा है वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी का मतलब होता है शब्द प्रमाणा। शब्द प्रमाणा, देखो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर दो चीजें हो सकती है, या तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सही मानोगे, या जो मैं बोल रहा हूं उसको गलत मानोगे। आप सही कब मानोगे? जब आपको लगेगा कि मैं रिलायबल हूं, और आप गलत कब मानोगे? जब आपको लगेगा कि मैं रिलायबल नहीं। ओके, तो बेसिकली वर्बल टेस्टिमनी जो होती है, वो वर्बल टेस्टिमनी आपकी आपके लिए रिलायबल हो सकती है और नॉट। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे जाते जाते एक आपने ऑटो वाले को बोला कि मुझे वहां तक छोड़ देना, वो ऑटो वाला आपको पढ़ाने लग जाए न्याय, आप उसकी बात मानोगे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रिलायबल सोर्स नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऑटो वाले को नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन आप क्या है, रिलायबल और नॉन रिलायबल कैसे करते हो? इन्फर करते हो ये सब चीजें। ओके, तो बेसिकली वर्बल टेस्टिमनी में आपके क्या होता है? शब्द प्रमाण, जो ज्ञान आपको किससे मिलता है? वर्ड से। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाई तो दे नहीं रहा हूं, वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। जब आप गाना भी सुनते हो कुछ, ठीक है, सॉन्ग सुनते हो आप, वो भी आपका क्या होता है? वर्बल टेस्टिमनी, जो आपके कानों को सुनाई दे रहा है। लेकिन हम फिलोसफी में जब वर्बल टेस्टिमनी की बात करते हैं, तो हम उसकी नॉलेज से रिलेट करके बात करते हैं, कि जो चीज आपको सुनाई दे रही है, कि उससे आपको नॉलेज मिल रही है। ठीक है, अगर आपको मान लो म्यूजिक का शौक है, तो म्यूजिक का शौक है तो फिर आप गाना सुन रहे हो तो आप उसको पहचान पाओगे। ठीक है, कौन सा राग है, ठीक है, वो सब चीजें आप पहचान पाओगे। क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, क्या है। तो ऐसे वर्बल टेस्टिमनी वाला जो कानों से सुनते हो आप, ठीक है, कोई भी आपका दोस्त आपको बोलता है, ठीक है, आपके घर वाले आपको बोलते हैं, जैसे आप घर वालों की बात मानते हो, क्योंकि वो आपके लिए रिलायबल है। ओके, तो वर्बल टेस्टिमनी मतलब रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब ऐसे तो मान लो कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है, तो वो रिलायबल नहीं है। मतलब वर्बल टेस्टिमनी भी आपका रिलायबल हो सकता है और नॉट रिलायबल हो सकता है। अब इसलिए हमने उसको क्लासिफाई किया है, तो क्लासिफिकेशन किस तरह से वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है, हमने वर्बल टेस्टिमनी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और सेकंड हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा सोर्स। ओके, ओएस इसके लिए शॉर्ट हो गया, तो मैं तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से याद रखता हूँ, ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। अब आप कैसे याद रखोगे, दैट इज योर हेडेक। तो पहला वाला हम देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। इसलिए यहीं पे दृष्टार्थ एंड अदृष्टार्थ ये वर्ड है। दृष्टार्थ मतलब जो देखी जा सके, और ये विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, यानी कि दृष्टार्थ होती है आपकी वर्बल टेस्टिमनी, दृष्टार्थ। ठीक है, देखो दृष्ट,
आप यहाँ पे आई भी लगा सकते हो, ठीक है, दृष्टार्थ में ऐसा कुछ नहीं कि आप आई लगा दोगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये लिख दोगे तो फांसी लगा देंगे। मैं कम से कम जो वर्ड है मैं उनमें लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके पास टाइम बचे बाकी चीजें लिखने के लिए। ओके, तो दृष्टार्थ, दृष्टि का मतलब आपको पता ही है, दृष्टि मतलब आई साइट जो आपकी होती है, मतलब विच कैन बी सीन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए लगा दो आगे, अदृष्टार्थ, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन, ठीक है। तो जो आपकी वर्बल टेस्टिमनी होगी किससे रिलेटेड, परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स। परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट, परसेप्टिबल मतलब जिनको परसीव आप कर सको, ठीक है, देख सको, ओके। और दूसरी हो गई आपकी वर्बल टेस्टिमनी इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल जिनको आप परसीव नहीं कर सको। तो परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेस्टिमनी होगी वो कहलाएगी दृष्टार्थ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं देयर इज ताजमहल इन आगरा, मैंने आपको अभी बोला देयर इज ताजमहल इन आगरा, आपने सुना, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो ना, आगरा जाके ताजमहल को देख लो, आप बोलोगे हाँ सर सही कह रहे हैं, ठीक है। मैं बोला देयर इज ताजमहल इन आगरा, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको वेरीफाई करना है, आप किसी बुक में जाके पढ़ो, अगर आपको जो मैंने बोला वही लिखा है तो सर सही बोल रहे, नहीं तो गलत बोल रहे, ठीक है। यानी कुछ चीजें वेरीफेबल होती है, कुछ नहीं। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, परसेप्टिबल मतलब देयर इज ताजमहल इन आगरा, ठीक है। अब मैं जैसे आपको बोलूं कि स्नोफॉल टेक्स प्लेस इन कश्मीर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ, जो भी लिखो, फेब, दिसंबर फेब, आप दिसंबर और जनवरी में जाओ वहां देखो स्नोफॉल हो रहा है क्या, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, या गॉड इज ग्रेट, अब गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, ये आप परसीव नहीं कर सकते भाई, इसको आप कहीं जाके वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको सिर्फ मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। गुड डीड्स रिजल्ट्स इनटू गुड फ्रूट्स, तो दैट इज इम्परसेप्टिबल। ऐसे गॉड इज ग्रेट, गॉड को आप जाके परसीव नहीं कर सकते कि गॉड को परसीव करो फिर देखो कि वो ग्रेट है कि नहीं। तो बेसिकली इन जो परसेप्टिबल होती है जिनको आप आंखों से जाके वेरीफाई कर सको, ठीक है, छू के वेरीफाई कर सको, ओके, जिन चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हो वो कहलाती है दृष्टार्थ, देखा जा सके, दृष्टार्थ मीन्स विजिबल, आंखों से, और जो आंखों से नहीं देखी जा सके इम्परसेप्टिबल उनको कहते हैं अदृष्टार्थ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल डू हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस इन केएस एग्जाम, ये एक अदृष्टार्थ, ठीक है। आप इसको वैसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे यू विल बिकम केएस। ऐसे गुड डीड्स रिजल्ट्स इनटू गुड फ्रूट्स, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज परफेक्ट, ये या फिर आप कह दो कि देयर इज नो गॉड, ये भी आपका क्या है, इम्परसेप्टिबल, ओके। सो बेसिकली ये सब चीजें जो वेरीफाई की जा सके थ्रू योर आईज, जैसे कुछ भी बोले देयर इज ताजमहल इन आगरा, देयर इज लाल किला, देयर इज रेड फोर्ट, आप जाके उनको वेरीफाई कर सकते हो ठीक है। जो वेरीफाई नहीं की जा सके उनको आप बोलते हो अदृष्टार्थ। तो फर्स्ट इज क्लियर, दृष्टार्थ एंड अदृष्टार्थ, ओके। सो टेस्टिमनी रिलेटेड टू योर perceptible objects is दृष्टार्थ and related to imperceptible is अदृष्टार्थ। तो अगर आप पेपर में लिखोगे तो ये दो वर्ड याद रखने, परसेप्टिबल से रिलेटेड जो होती है दैट इज दृष्टार्थ, और जो इम्परसेप्टिबल से होती है दैट इज अदृष्टार्थ, ओके। सो ये दोनों आपको याद रखना है, ओके। इतना था। इसमें एग्जांपल क्या दोगे, देयर इज ताजमहल इन आगरा, और इसमें दोगे गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, बैड डीड्स बैड फ्रूट्स, ओके। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज,
सोर्स ऑफ नॉलेज को दो में डिवाइड किया गया, जैसे उसको दृष्टांत और दृष्टांत में किया था, इसको दो में किया है। लौकिक, लौकिक मींस दिस वर्ल्डली, और अलौकिक, अलौकिक में आता है वैदिक। देखो अब वेदास को तो न्याय ने माना ही है, न्याय वैशेषिका दोनों ने माना है। क्यों वेदास को क्यों माना है? क्योंकि ये बोला है इन्होंने कि वेदास आर रिटन बाय गॉड, और गॉड ने लिखा है तो गॉड तो गलत कभी कुछ लिख ही नहीं सकता, तो इसलिए वेदास में जो लिखा है वो सब सही लिखा है। तो वेदास तो इनके लिए सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। तो अलौकिक में क्या आएगा? वेदास। तो वेदास को इन्होंने क्या माना? वेदास आर रिटन बाय गॉड। ओके, तो न्याय वैशेषिका ने वेदास को माना है और इन्होंने बोला है कि वेदास आर बेसिकली सोर्स ऑफ नॉलेज, वर्बल टेस्टिमनी। लौकिक में अब क्या होता है? लौकिक में भी दो आते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक रिलायबल पर्सन। अब ऑर्डिनरी पर्सन में जैसे कोई भी आपका राह चलता आपको कोई भी ज्ञान दे, आप उनकी बात थोड़ी ना मानोगे, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते बेटा ये मत करो, आप मानते हो क्योंकि वो आपके लिए रिलायबल पर्सन है, आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन कोई सड़क चलता आदमी आपको कोई ज्ञान दे तो आप उसकी बात थोड़ी ना मानोगे, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन मतलब जिसकी आप टेस्टिमनी नहीं मानते हो, जो नॉर्मल पर्सन। रिलायबल जिस पे आपको विश्वास है कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जैसे अभी के केस में मैं हूँ। ओके, क्योंकि मैं आपको फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मानते हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। रिलायबल किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन न्याय के हिसाब से दो ही चीजों को हम वो मान सकते हैं सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, एक रिलायबल पर्सन के स्टेटमेंट्स और दूसरा वेदास। ये जो ऑर्डिनरी है इनको वो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं मानते। ओके, सो फॉर देम रिलायबल पर्सन स्टेटमेंट्स एज वेल एज वैदिक, वैदिक स्टेटमेंट्स आर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। रिलायबल पर्सन क्यों है? क्योंकि उस पर हम रिलाई करते हैं, वो सही नॉलेज दे रहा है हमें, ठीक है। और वेदास को क्यों? क्योंकि वेदास आर रिटन बाय गॉड एंड बिकॉज गॉड कैन नेवर राइट एनीथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई वेदास आर इनफैलिबल। ओके, वेदास क्या है आपके? इनफैलिबल है, वेदास आर इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डाउटेड। वेदास आर इनफैलिबल। व्हाई इनफैलिबल? बिकॉज दे आर रिटन बाय गॉड। बोला गॉड ने लिखा है तो इनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। यहीं पे मीमांसा इससे डिफर करता है, आगे हम पढ़ेंगे। मीमांसा ने बोला है कि वेदास आर नॉट रिटन बाय गॉड। क्यों? क्योंकि मीमांसा ने गॉड को माना ही नहीं। ओके, सो वो हम देखेंगे कि मीमांसा ने गॉड को नहीं माना तो फिर वेदास किसने लिखे, that we will see in Mimamsa, and you can get one question on that how Mimamsa philosophers have accepted the validity of Vedas when they have refuted God। मतलब आपने गॉड को नहीं माना लेकिन वेदास को माना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। इसलिए न्याय और मीमांसा में बहुत लड़ाई है, ठीक है, इन्हीं चीजों को लेकर। सो होपफुली आपको ये क्लियर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये सब चीजें। फर्स्ट इज दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपका 20 मार्क्स में परमाना विचार पूछ लेने आएगा तो फिर आपको ये दो दो लाइन इस तरह से लिखना आंसर, ठीक है। मैंने आपके लिए शॉर्ट में ये स्लाइड्स में लिख के दिए हैं। अब आपको रिवीजन भी आपको इसी तरीके से करना है। जब आप पढ़ोगे वर्बल टेस्टिमोनी, आप देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, अब आपको डेफिनेशन तो पता ही है, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लौकिक एंड वैदिक, बस हो गया रिवीजन, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पूरी कॉपी लेके बैठे, इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना। ओके, इसमें देख लेते हैं, फिर बाकी का हम कल देखेंगे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि अभी 4:30 बज जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, कुछ भी आप बोलोगे तो उसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। वर्ड्स तो पोटेंट होते हैं, वर्ड्स अपने आप में पोटेंट होते हैं, मतलब वर्ड्स में अपने आप पोटेंसी होती है। जैसे मैं बोलूं पेन, पेन अपने आप में पोटेंट है, पेन का मतलब कुछ है, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब भी कुछ है। यानी वर्ड्स तो अपने आप में पोटेंट है, लेकिन सेंटेंस जो होता है उसको मीनिंगफुल होने के लिए कंडीशंस चाहिए। जैसे मैं बोलूं
ए पैन समवन कैन, क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं। लेकिन ये जो अलग अलग वर्ड है, ए का मतलब है, पेन का मतलब है, समवन का मतलब है, कैन का मतलब है, यानी वर्ड्स अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है ये देखो। पहली है आकांक्षा, योग्यता, सनिधि और तात्पर्य। ठीक है, चारों समझ लो। ठीक है, पहले आकांक्षा समझ लो। ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी कोई सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो आकांक्षा को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी। कैसे? देयर मस्ट बी म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी बिटवीन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल से ब्रिंग। अब ब्रिंग का मतलब क्या है? लाओ। लेकिन क्या लाओ? तो ब्रिंग जब आप बोलोगे तो ब्रिंग नीड सम अदर वर्ड ऑल्सो। ठीक है, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो म्यूचुअल मतलब ब्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और आएगा इसके साथ, तो ऐसे बोलोगे ब्रिंग ए पेन। सिर्फ ब्रिंग आपका मतलब मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, उस वर्ड का मतलब तो है लाओ, लेकिन अगर उसको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है तो आपको बताना पड़ेगा क्या लाओ। अब ब्रिंग आप मुझसे बोलोगे, ठीक है, तो फिर ब्रिंग में तो आदमी कुछ भी ला सकता है ना। ठीक है, तो ब्रिंग ए पेन मतलब क्लियर होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी। जब ब्रिंग आपने वर्ड यूज किया तो उसके साथ क्या है? जैसे बोलूं आई एम, व्हाट आई एम सॉरी, और आई एम थर्स्टी। ओके, तो बेसिकली जब कोई वर्ड होगा आपको पेपर में ये वाला यूज करना है। ठीक है, ब्रिंग। तो ब्रिंग अगर आपने बोला तो वो म्यूचुअली एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और आएगा जो मुझे कंप्लीट करेगा। तो पहला होना चाहिए आकांक्षा यानी म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तभी वो कंप्लीट कर पाएंगे। सेकंड होता है योग्यता। योग्यता मीन्स शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब स्टेटमेंट आपस में वो वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट्स विथ फायर, मतलब वाटर द प्लांट्स विथ फायर। तो यहाँ वाटर और फायर दूसरे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स को आपको वाटर करना है लेकिन किससे करना है? फायर से। इज इट पॉसिबल? नो। इट मीन्स यहाँ पे वाटर और फायर एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं दी हंग्री मैन इज दी thirsty man is happy. Okay, so इधर happy and thirsty both contradict. thirsty man कैसे happy हो सकता है? ठीक है, he is thirsty, how can he be happy? Okay, so या फिर मैं बोलूं a poor man is rich, how a poor man can be rich? ठीक है, यहाँ पे आप कोई अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर पुअर मैन भी बहुत, अगर वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले। कई लोगों को हमने पुअर मैनों को बहुत कंटेंट देखा है, बहुत कुछ होता है, उसमें मत जाना। वो सब इतना भी ज्यादा फिलोसफी में मत जाना। ठीक है, उतना ही पढ़ो जितना पेपर के लिए काम है। ठीक है, पता चले कल को सन्यासी हो गए आप। ठीक है, वो भी नहीं चाहता मैं। ठीक है, तो या पुअर को कौन कॉन्टेक्ट कर रहा है? रिच। आपको पेपर के लिए ये वाला याद रखना है। ठीक है, वाटर द प्लांट विथ फायर्स। तो आकांक्षा, योग्यता तो हो गए। तीसरा है सानिधि। सानिधि मीन्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब देखो सानिधि का मतलब है क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कैसे? मैं बोलूं ब्रिंग, अब दो चीजें हैं। मैंने अभी बोला ब्रिंग, ठीक है, आपसे अभी मैंने बोला ब्रिंग, और कल मैं बोल रहा हूं आपसे वाटर। क्या आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाओगे? नहीं। या फिर जैसे मान लो पेपर में मैंने आंसर लिखना है न्याया का, मैं पहले पेज पे लिखूं न्याया, दूसरे पे लिखूं एज, तीसरे पे लिखूं ए, चौथे पे तीसरे पे लिखूं ए, चौथे पे लिखूं मैं ऑर्थोडॉक्स। तो क्या एग्जामिनर को समझ आएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? नहीं।
जैसे आप पहली लाइन में लिखो न्याया, चौथी लाइन में लिखो ए, फिर पांचवी लाइन में लिखो कुछ और। यानी ये जो है आपके, जो हम वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच में क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर क्या होनी चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ब्रिंग आज बोल रहा हूं और वाटर कल बोल रहा हूं तो आपको समझ आ जाए, ठीक है, या मैं बोलूं आई एम आज बोल रहा हूं और हंगरी कल बोल रहा हूं तो आपको समझ आ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि है ना, आपको क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी किस सेंस में, दोनों सेंस में, स्पेशल एंड टेम्पोरल। समझ गए आप बात को? स्पेस आपका प्रॉपर होना चाहिए और टेम्पोरल मतलब टाइम। जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, ठीक है, या मैं आज बोलूं आई वॉन्ट टू वॉच, ठीक है, और कल मैं बोल रहा हूँ मूवी, तो आपको पता चलेगा कि इसने कल क्या बोला था, आज क्या बोला, नहीं। ओके, जैसे कोई बोले आई लव यू और आप दूसरे दिन आके बोलो टू, उसको पता चलेगा कि कौन सा टू, क्या टू, नहीं। इट मीन्स बेसिकली स्पेशल एंड टेम्पोरल आपका होना चाहिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब स्पेसिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर क्या होना चाहिए, टाइमिंग। तब आपको मतलब समझ आएगा, नहीं तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा। जैसे आज मैं बोलूं कुछ, 4 शब्द आज बोलूं मैं, ठीक है, और 4 शब्द कल आके बोलूं, आप दोनों कनेक्ट कर पाओगे नहीं। ओके, एंड लास्ट इज योर तात्पर्य। ओके, लास्ट इज फाइनल, देन वी विल वाइंड अप। तात्पर्य का मतलब होता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं पा रहे तो फिर आपको फिलॉसफी समझ नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खा इफ somebody is having lunch and he says bring sandow, सैंदाव का मतलब दो होते हैं, एक होता है आपका सॉल्ट और दूसरा होता है आपका हॉर्स। तो अगर मैं खाना खाते वक्त आपसे बोल रहा हूँ ब्रिंग सैंदाव, तो आपको सॉल्ट लाना चाहिए, घोड़ा नहीं। वो आप कब लाओगे सॉल्ट, जब आप मेरा वो समझोगे कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है मैंने। लंच ले रहा हूँ तो भाई नमक ही चाहिए, घोड़े का क्या करूँ। ओके, तो बेसिकली आपको जो स्पीकर बोलना चाह रहा है उसका इंटेंशन क्लियर होना है, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये जब चारों कंडीशन फुलफिल होती है, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि एंड तात्पर्य, AYST, तब हम बोलते हैं कि वो जो आपका सेंटेंस है दैट इज मीनिंगफुल। अदरवाइज उसका मीनिंग निकालना थोड़ा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये पढ़िएगा आप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।